नमस्कार। साहित्यिकी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारी चर्चा का विषय है रचना धर्मिता की बात प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया के साथ। और जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, आज की परिचर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए उपस्थित हैं प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी। प्रोफेसर पोखरिया, आपका साहित्यिकी के इस मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बातचीत की शुरुआत पोखरिया जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे बातचीत की शुरुआत में कि आजकल हमारा जो उत्तराखंड का साहित्यिक परिदृश्य है, इसकी स्थिति क्या है, इसमें रचना धर्मिता को आप कहाँ पाते हैं, इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी आ जाएगी, फिर हम आगे बातचीत बढ़ाएंगे। जी नमस्कार सभी लोगों को, और आपको नमस्कार नौटियाल जी। आपने उत्तराखंड की रचना धर्मिता की बात कही जी। तो मैं थोड़ा सा अतीत की ओर आपको ले जाता हूँ जी। पूरा उत्तराखंड जो है हमारे रचना धर्मिता का एक जीता जागता प्रमाण है। साहित्यिक रूप से यहाँ ऐसे प्रमाण मिलते हैं। व्यास से लेकर कालिदास से लेकर साहित्य के और रचना धर्मिता के ऐसे रूप हैं यहाँ पर मिलते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि वह जो प्रवाह है वो मध्य युग में भी और आज तक भी निरंतर प्रवहित होता आ रहा है। जी। और महाकवि कालिदास से कौन परिचित नहीं है, और व्यास से कौन परिचित नहीं है। जी। और पंचम वेद और महाभारत की रचना से कौन परिचित नहीं है। और कालिदास की कुमार संभव से, विक्रमोर्वशीय से, मेघदूत से कौन परिचित नहीं है। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसी साहित्यिक पृष्ठभूमि यहाँ की रही है, और वह कहीं न कहीं हमारे भीतर संग्रथित है। और हमारे पूरे उत्तराखंड में रचनाकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, और मैं समझता हूँ कि करीब यहाँ के 200 से ज़्यादा रचनाकार जो हैं वो हिंदी में विशेषतः, और अगर मैं लोक भाषाओं की बात करूँ तो लोक भाषाओं में भी ऐसे ऐसे महान रचनाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा के बल पर, अपनी रचना धर्मिता के बल पर साहित्य को यहाँ तक पहुँचाया है, और लोगों के भीतर एक इस तरह की चेतना के प्रवाह को जगाया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि साहित्यिक अभिरुचि जगाई है। और जन अभिरुचि के साथ अपने जो भी सृजन के बीज हैं वो उन बीजों को विस्तरित किया है और प्रसारित किया हुआ है। जी। तो मैं समझता हूँ कि आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, आप साहित्य की इतनी विधाएं हैं जी। हम किस विधा की बात करें, कविता की बात करें, कहानी की बात करें, उपन्यास की बात करें, या कथेतर विधाओं की बात करें, तो कुल मिलाकर जितनी विधाएं हैं जी, उन सभी विधाओं में वर्तमान में लिखा जा रहा है। और हमारे लेखक जो हिंदी साहित्य के समानांतर जो भी हिंदी में लिखा जा रहा है, विशेष रूप से मैं हिंदी पर अपनी बात को केंद्रित करूँगा। हिंदी पे ही किया जाना चाहिए। तो ये समय के साथ साथ जो भी समसामयिकता का अपना एक वैशिष्ट्य है वो हमारे रचनाकारों में विद्यमान है। और उसके बाद जब ये शुरू होता है हमारा हिंदी का साहित्य, शुरुआती दौर का जो हिंदी साहित्य है, इधर रतन कवि हैं, मौलूराम हैं, और उसके पश्चातवर्ती सत्यशरण रतूड़ी जी हैं, और भी तमाम लोग हैं। और उधर गुमानी, लोकरत्न पंत गुमानी हैं जी, गोरदा हैं, फिर परवर्ती जो लेखक हैं गोविंद वल्लभ पंत हैं, सुमितानंद पंत हैं, ये सब जो रचनाकार हैं
हमसे पहली पीढ़ी के, तो इनमें जो कालक्रम के अनुसार और समय के अनुसार जिस तरह की चेतना इनके साहित्य में परिलक्षित होती है तो वो आगे भी प्रवहित मिलती है जी। जैसे हम गुमानी को ही लें जी। प्रोफेसर पोखरिया, मैं थोड़ा सा हस्तक्षेप माफ़ी के साथ ये करना चाहूँगा कि शुरुआती जो आपका वक्तव्य आया इसने हिंदी पट्टी के पूरे साहित्य पटल को लेकर एक बहुत शानदार उम्मीद जगाई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यही जहाँ से आपने शुरू किया, गुमानी एक बहुत पुराना नाम आपने लिया, हिंदी पट्टी में हमारे यहाँ उत्तराखंड से वो कौन साहित्यकार हैं जो उस मुख्य धारा में आप जिनको शामिल पाते हैं, और उनमें से वो कौन से नाम हैं? क्योंकि आपने गुमानी पंथ का नाम लिया, तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि वो कौन से साहित्यकार हैं जो किन्हीं वजहों से उपेक्षित रह गए। अब एक लंबी सूची है जी। कुछ को तो समुचित स्थान मिल गया जी, और कुछ को बाद में मिला जी। और मैं गुमानी जी का उल्लेख करना चाहूँगा। लोकरत्न पंत गुमानी जो हैं वो खड़ी बोली के पहले राष्ट्रीय कवि कहे जा सकते हैं। क्या बात है जी। और गुमानी के साहित्य से या तो जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहासकार था या तो परिचित नहीं था, या गुमानी एक तरह से उपेक्षित थे जिनका जिक्र जो है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में नहीं मिला जी। जबकि भारतेंदु के जन्म से लगभग 100 साल पहले अच्छा वो हिंदी में यहाँ पर रचना कर रहे थे, खड़ी बोली हिंदी में जी। और श्रीधर पाठक हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं, 1846 के आसपास के जी। तो शुक्ल जी ने उनको हिंदी का पहला खड़ी बोली का कवि माना है जी। तो उससे करीब 1790 और 1846 के बीच गुमानी का समय है जी। तो अगर हम ये माने तो 1800 के आसपास यानी 19वीं सदी के प्रारंभ में 1810 में भी अगर उनने रचनाएं लिखी होंगी, 1790 में उनका जन्म हुआ जी। तो वो खड़ी बोली में लिख रहे थे जी। तो इसका मतलब ये है कि खड़ी बोली जो है उत्तराखंड से खड़ी बोली का पहला कवि गुमानी खड़ी बोली के कवियों से 100 साल पहले यहाँ पर खड़ी बोली में लिख रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात। मैं उनका एक उदाहरण भी यहाँ पर देना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर। कि जो खड़ी बोली का एक उदाहरण उनने लिखा है जी, मैं नोट करके लाया हूँ। जी जी ज़रूर। तो वो कहते हैं कि किस तरह से खड़ी बोली पर वो लिख रहे थे जी। अपने घर से चला फिरंगी पहुंचा पहले कलकत्ते, अजब टोप बनाती कुर्ती, ना कपड़े ना कुछ लत्ते, सारा हिंदुस्तान किया सर बिना लड़ाई कर फत्ते, कहे गुमानी कलयुग में यूं सुब्बा भेजा अलबत्ते। सुब्बा भेजा, हाँ, सुब्बा भेजा अलबत्ते। तो ये गुमानी उस समय ये उनका उदाहरण है कविता का, बहुत सुंदर उदाहरण। तो ये वो लिख रहे थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब खड़ी बोली 100 साल पहले यहाँ, तब हिंदी काव्य में ब्रजभाषा चल रही थी जी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो उनको स्थान मिलना चाहिए खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो इसी तरह से मैं ये कहना चाहूँगा कि मौलाराम पर भी बहुत अधिक चर्चा नहीं हुई है। और इसी तरह से सुमेतन पंत जी हैं, उनके छायावादी काव्य पर तो खूब चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद प्रगतिवादी काव्य है, या फिर महर्षि अरविंद दर्शन तक का जो काव्य है उस पर, और उनके जो महाकाव्य हैं जी, लोकायतन है और सत्यकाम है। सत्यकाम पौराणिक आधार पर लिखा गया
काव्य है जी और लोकायतन आधुनिक महाकाव्य है जी। ये पंत जी की, हाँ, ये महाकाव्यों पर भी बहुत कम चर्चा हुई और या कहीं शोध व या इन तक ही वो सब चीज़ें सीमित रह गई होंगी जी। तो इस तरह से। और मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर, चूँकि आपने ये कहा कि ऐसे स्वनाम धन्य और लब्ध प्रतिष्ठ जो रचनाकार हमारे उत्तराखंड के हैं जी, तो उनकी उपेक्षा तो हुई है। अब मैं शैलेश मटियानी का उदाहरण बहुत सही उदाहरण आपने लिया। तो शैलेश मटियानी जो है जब तक उनको अब मुख्य रूप से कभी समाजवादी कभी साम्यवादी चिंताधारा के रूप में या कभी प्रेमचंद के अनुगामी रचनाकार के रूप में माना गया जी, पर वो उतना भर नहीं थे जी। हिंदी में लोक गाथा शिल्प का पहला प्रयोग करने वाले, आज उसके उत्तरवर्ती तो मैं देखने में नहीं आया कि जिन्होंने लोक गाथा शिल्प को हिंदी कथा साहित्य में उसका अनुप्रवेश कराया। तो ऐसे और 300 के आसपास उनके कहानियाँ हैं, 30 के आसपास उनके उपन्यास हैं जी। तो जबकि राजेंद्र यादव ने कहीं लिखा है कि उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो प्रेमचंद के समकक्ष कहानियाँ हैं और कुछ कहानियाँ उनसे ऊपर की हैं, प्रेमचंद से भी ऊपर की हैं जी। शैलेश मटियानी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कई चीज़ें हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए जी जी। और प्रोफेसर पोखरिया, इसके कई वजह होती हैं कि कुछ बहुत बड़े और महान लोग उपेक्षित रह जाते हैं, कुछ लोग जो औसत दर्जे के होते हैं वो पटल पर छा जाते हैं। उस राजनीति में न पड़ते हुए केवल आपकी बात से जो मैं समझा वो ये समझा, आपने शैलेश मटियानी की चर्चा की। ये सही है कि राजेंद्र यादव ने भी बाद में कहा था कि उन्होंने रेणु के बरक्स मटियानी जी को कंपेयर करते हुए कहीं लिखा है कि उससे पहले शैलेश मटियानी आंचलिक साहित्य में अपने शानदार प्रयोग कर रहे थे और आंचलिक साहित्य का तो उन्होंने उनको एक तरह से सबसे प्रमुख लेखक कहा है। थोड़ा सा प्रोफेसर पोखरिया जी, मैं विषयांतर करता हूँ जी। आप अभी हमारे बीच बहुत ऊर्जावान हैं, सक्रिय हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि 4 दशक की आपकी विश्वविद्यालय की यात्रा है जी। प्राध्यापक के रूप में आप पढ़ाते रहे हैं। थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी विषयांतर हो जाएगा, कैसा अनुभव रहा वो विश्वविद्यालय में पढ़ाने का और उस समय रिसर्च की, शोध की क्या स्थितियाँ थीं? आज अब नए जो परिवेश है उसमें आप उन स्थितियों को कहाँ पाते हैं? कुछ सुधरा है, कुछ कम हुआ है या कुछ बेहतर हुआ है, आपका अनुभव? देखिए, समय के अंतराल से कई चीज़ें परिवर्तित भी होती रहती हैं जी, और नई चेतना और नए जो दार्शनिक आधार हैं उनके आधार पर भी बदलाव आता है निश्चित रूप से, और सामाजिक बदलाव आते हैं। और तो इस आधार पर हम देखते हैं, मैं 1975 में जब पहली बार महाविद्यालय की सेवा में आया, विश्वविद्यालय की सेवा में, बाद में विश्वविद्यालय बन गया जी, तो तब का जो मुझे स्मरण आ रहा है, तब का जो अध्यापन है, तब का जो अध्ययन है उसमें और आज के अध्ययन अध्यापन में बहुत अंतर आ गया है जी। यद्यपि नई शिक्षा नीति हमारी आई है और उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है जी, और उससे हमारे शिक्षा और शोध में भी नए आयाम जुड़े हुए हैं जी। पर जो मैंने तो ये देखा कि जो हम परंपरागत शोध उस समय कर रहे थे और आज का जो प्रशिक्षित शोध है उसमें भी अंतर है जी। शोध के दिशाएं और दशाएं भी बदली हैं, विषय भी बदले हैं जी, विषयांतर भी हुआ है जी। तो मैं देखता हूँ हम तब 200 की जो क्लास है वो स्थान के अभाव के कारण मैं अल्मोड़ा मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने अपनी नियुक्ति के बाद कार्यभार ग्रहण किया। तो 200 विद्यार्थियों को हम कक्षा से बाहर, कक्षा में स्थान नहीं है तो कक्षा से बाहर बैठा कर हम
क्या बात है, पढ़ा रहे हैं। क्या बात। जब पढ़ा रहे हैं तो अपनी मौज मस्ती में पढ़ा रहे हैं, सारा का सारा बिल्कुल एकदम एकाग्र होकर पूरा विद्यार्थी वर्ग जो है हमारी बातें सुन रहा है। अभी कामायनी पढ़ा रहे हैं या पद्मावत पढ़ा रहे हैं या सूरदास पढ़ा रहे हैं जी। तो पढ़ाई में थोड़ा अंतर तो आया है जी। वो प्रवाहात्मकता और हम तैयारी करके जाते थे बाकायदा। ये बहुत बड़ी बात है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। कक्षाओं में कि हमको कल क्या पढ़ाना है, और बाद में हमने देखा कि हम ही में परिवर्तन आ गया। बिना तैयारी के ही हम कक्षा में जाने लगे और जो किताब खोलो भाई, जो किताब है निकालिए और पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब स्थितियां और भी बदल गई हैं। अब आधे से ज़्यादा तो विद्यार्थी ही कक्षा में नहीं आते हैं और शोध के स्तर में भी कमी आई है। नई शिक्षा नीति के बावजूद, लागू होने के बावजूद शोध के स्तर में भी गिरावट आई है। और मैंने अपने शोध के दरमियान में कई मेरे पास परियोजनाएं थी जी, तो जिन पर मैंने काम कराया, विद्यार्थियों को भी काम कराया जी। तो जैसे राजी भाषा पर मैंने शोध कराया। अच्छा। और बुक्सा भाषा, बोली और साहित्य पर मैंने शोध कराया जी। तो इस तरह के शोध जो है सामाजिक और भाषिक शोध मैंने कराए जी। सामाजिक क्षेत्र में और उनकी सामाजिक समस्याओं का और उनके भाषाओं पर, यहाँ तक कि कोश वगैरह भी मेरे पास पढ़े हुए हैं, वो ग्रंथ जो है जी। और एक बड़ी अपेक्षा हमारे भाषाओं और इनकी अध्ययन की भी अभी बनी हुई है। अभी मानकीकरण की आवश्यकता भी बनी हुई है। हमारी जो भाषाएं हैं, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, इनके भी मानकीकरण की भी आवश्यकता बनी हुई है। यद्यपि इस संबंध में भी प्रयास हुए हैं मानकीकरण के जी। और भाषा सम्मेलन हुए हैं, पर अभी मानकीकरण की प्रक्रिया चल रही है। वो तो सतत प्रक्रिया है, वो चलती रहेगी। प्रोफेसर पोखरिया जी, आपके इस वाले वक्तव्य में सबसे जो मनोरंजक वक्तव्य रहा वो यही रहा कि समय के साथ आपको भी पता नहीं चला कि आप भी कब बदल गए। हाँ, बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे पूरे जो शिक्षा जगत है उसके लिए भी आपका ये वक्तव्य एक कहना चाहिए कि अलार्मिंग स्टेटमेंट जिसको आप कहते हैं वो हो सकता है कि कैसे, क्योंकि ये सवाल लगातार आ रहे हैं। अब ये भी कहा जाता है कि बीच में जो साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं हमारे, उनकी तरफ ज़्यादा लोगों का आकर्षण बना और ये जो साहित्य और इतिहास और मानविकी विषय जो थे उनकी तरफ, वो तो अलग तरह का सवाल हो जाएगा और उसमें विषयांतर हो जाएगा, हम भटक जाएंगे। इसी अनुभव से रिलेटेड एक सवाल जो हमारे दर्शक ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे। आप महादेवी सृजन पीठ जो हमारे उत्तराखंड का सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक पीठ है, उस पर भी एक लंबे समय तक उसमें आप बतौर निदेशक वहाँ पर रहे हैं जी। और हम सब ने देखा है कि उस दौर में आपने बहुत सारी परियोजनाएं, कई तरह के कार्यक्रम वहाँ पर करवाए थे। वो जो निदेशक के रूप में आपका कार्यकाल था उसको आप कैसे याद करते हैं? हाँ मुकेश जी, मुझे महादेवी सृजन पीठ में कार्य का अवसर मिला जी। और 2012 में मैं वहाँ पर निदेशक नियुक्त किया गया जी। और पदेन अध्यक्ष जो है वो निदेशक का अलग से कोई पद तो है नहीं जी। तब से शासन में ही लंबित है जी। शासन के ही कई पद जो हैं अभी भाषा संस्थान के निदेशक हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं जी। इन्हीं में पूर्णतः नियुक्ति नहीं हो पाई है। होनी चाहिए नहीं हो तभी कार्य आगे बढ़ता है, क्योंकि दूसरे के कंधे पर काम बोझ डालकर काम आगे नहीं बढ़ता है जी। और एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जी। तो मुझे जिम्मेदारी दी गई तो अपने 2019 तक के कार्यकाल में जी। मैंने करीब 54 वहाँ पर छोटे बड़े कार्य करवाए, 54 और कुछ कार्यों के प्रत्यक्ष गवाह वहाँ आप भी रहे हैं जी जी। और जो ही मुझे मौका मिला तो मैंने चूँकि बजट कम था और एन डी तिवारी महोदय के समय में 1.5 करोड़ का बजट दिया गया था और उसके ब्याज से सृजन पीठ के काम चलते हैं। वहाँ केवल
एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ही नियमित कर्मचारी है बस। क्या बात है। तो एक मोहन रावत जी हैं, उनके सहयोग से जी आप भी परिचित हैं उनसे, तो जी। ये सारा कार्यक्रम चलता रहा जी और उनका बहुत बड़ा योगदान है जी, सृजन मोहन पीठ रावत के- जी का। सृजन पीठ के जी कार्यक्रमों में। जी निश्चित तो रूप से। बाहर के दौड़ भाग मैं करता था, जैसे उत्तराखंड हिंदी उत्तराखंड भाषा संस्थान है, जी पीताम्बर दत्त बर्थवाल अकादमी है, जी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान है, जी केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, जी केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है, जी और साहित्य अकादमी। तकनीकी शब्दावली आयोग है, जी साहित्य अकादमी है। जी इनमें दौड़ते भागते हुए कार्यक्रम उनको रिक्वेस्ट करके जी कार्यक्रम के लिए हम अनुरोध करते थे और अनुदान लेते थे, जी और उसके बाद हम कार्यक्रम सुनिश्चित करते थे। जी तो जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के जो हमारे लेखक हैं, जी प्रेमचंद हैं, जी। इलाचंद जोशी हैं, जी और अन्य महादेवी वर्मा जो स्मृति व्याख्यान हैं, जी इन सब के लिए हम समय समय पर, और लोक साहित्य पर मैंने करीब 2 कार्यशालाएं, बहुत बड़ी कार्यशालाएं हमने कराई जी लोक साहित्य पर, जी और पूरे देश भर के जो विद्वान हैं वहाँ पर आए, और उससे पूर्व हमसे पूर्व मैं उनका स्मरण करना चाहूँगा बटरोही जी का। जी बटरोही जी उनके का। द्वारा जो प्रयत्न किया गया, जो स्थापना की गई, जी सृजन पीठ का जो स्वरूप निश्चित किया गया, जी तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए, उनका अनुकरण करते हुए जी मैंने प्रयत्न किया कि सृजन पीठ में ऐसे कार्यक्रम हों जो उसको एक राष्ट्रीय पहचान दिलाए। जी तो राष्ट्रीय पहचान उसको मिली है। मिली, आज निश्चित भी रूप से, निश्चित रूप से सृजन मिली। पीठ हम ये अपेक्षा करते हैं। अभी मैं साहित्य अकादमी में सदस्य हूँ। जी उससे पहले उस समय भी मैं 12 से 2013 से 2017 तक साहित्य अकादमी का सदस्य। विश्वविद्यालय की ओर से सदस्य रहा। जी तो मुझे दोबारा साहित्य अकादमी में अवसर मिला है। जी तो अभी हमने एक बड़ा कार्यक्रम संगोष्ठी हेतु गौरापंत शिवानी पर एक संगोष्ठी सुनिश्चित हुई है, जी और बहुत संभव है अक्टूबर माह में ओ उनके जो निदेशक हैं उनसे अनुरोध कर रखा है हमने बहुत कि शुभकामनाएं। हिंदी परामर्श मंडल के सदस्य के नाते जी। तो 2 दिवसीय बड़ी संगोष्ठी, राष्ट्रीय संगोष्ठी। अच्छा, ये उत्तराखंड में ही आयोजित होगी? हाँ नहीं, वो सृजन पीठ में, सृजन पीठ। महादेवी सृजन पीठ में जी आयोजित होगी। तो मैं ऐसे काम करता रहा हूँ। जी और प्रोफेसर पोखरिया, सर, वही आप कह रहे हैं कि हमारे लिए ये जानना बड़ा रोमांचकारी भी है और आश्चर्यजनक भी है कि जिस सृजन पीठ में 1/4 कर्मचारी ही अस्थायी कर्मचारी हो, जी, और केवल एक मोहन रावत जी हाँ, का नाम आप ले हाँ, रहे हैं जो हाँ, शोध अधिकारी अब वहाँ पर हैं, वो आधार और स्तंभ है। 3 लोग मिलकर इतना बड़ा आयोजन कर दें जी, कि पूरे भारत के विद्वान वहाँ पर एकजुट हों और इतने बड़े विमर्शों में, तो वास्तव में हम सभी के लिए ये जानना बड़ा आश्चर्यजनक है कि जब तमाम संसाधनों के बावजूद हम आयोजन नहीं करवा पा रहे हैं, तब आपने इतने सीमित आयोजनों में, इतने सीमित संसाधनों में ये आयोजन करवाए, और उसके लिए पूरा साहित्य समाज हम आपका। नौटियाल जी थोड़ा चालाकी से काम लेते थे। जी जी वो इसलिए जी। कि आधा पैसा हम लगाते थे जी और आधा पैसा दूसरी संस्थाओं से हम लेते थे। जी, लेकिन उसके बावजूद, हाँ। उसके बावजूद पोखरिया जी, पैसा हो जाने के बावजूद, संसाधन हो जाने के बावजूद, व्यवस्था, हमारे, मैं वही सवाल लेकर आपके पास आ रहा हाँ, था कि अभी हमारे पास उत्तराखंड में भाषा संस्थान का एक पूरा सेटअप है, जी, हिंदी अकादमी भी हमारे पास है, और कुछ निजी संस्थाएं भी अपने स्तर पर कुछ काम कर रही हैं, जी, क्योंकि आपका 4 दशक का विश्वविद्यालय का अनुभव, हिंदी अकादमी के सदस्य के रूप में एक वो अलग अनुभव, जी, और महादेवी सृजन पीठ के निदेशक के रूप में वो अनुभव, तो आप चीज़ों को, जाहिर सी बात है कि ज़्यादा गंभीरता से समझ पाएंगे। जी। आप संतुष्ट हैं इन संस्थाओं के काम करने से, जिनमें हमारी निजी संस्थाएं भी हैं? जी। और क्या समझते हैं आपकी, क्या कुछ नया उसमें होना चाहिए, आपकी क्या अपेक्षा है? प्रश्न थोड़ा अजीब है मुकेश जी। जी मैं संतुष्ट भी हूँ और पूरी तरह संतुष्ट नहीं भी कहा जा सकता, जी क्योंकि मैं यहाँ भी सदस्य हूँ
उत्तराखंड भाषा संस्थान में। अच्छा। तो मुझे यहाँ कार्यकारिणी में आने और अपनी बात रखने का मौका मिला जी। इधर कुछ जागे हैं संस्थान। अच्छा। और बीच में जो है थोड़ा एक तरह की रिक्तता आ गई थी जी। तो संस्थान के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं और संस्थान ने पुरस्कार वगैरह और कार्यक्रमों के जरिए अपना जो है एक जागरण की स्थिति में वो दिखता है। तो हमें ये विश्वास है कि आने वाले समय में और हम इसे और जगाएंगे जी। और कार्यक्रमों के लिए अनुरोध करेंगे। उसकी निदेशक काफ़ी क्रियाशील हैं, स्वाति भदौरिया जी। जी। तो इन्होंने अभी नैनीताल में एक कार्यक्रम हुआ था। अच्छा। उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से। अच्छा। तो हम अन्य कार्यक्रमों के लिए भी और मंत्री और इनके जो भाषा मंत्री हैं और उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हैं जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और भाषा मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे जी। कि कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए, पुरस्कार सुनिश्चित किए जाएं, पुरस्कारों की संख्या बढ़ाई जाए। जबकि दिल्ली जैसा जो राज्य है वो कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी बिल्कुल बहुत जो भाषाओं के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण। तो हमारे यहाँ भी इस तरह के काम हों जो जिससे साहित्यकारों को, जिससे समाज को और प्रबुद्ध वर्ग को ये लगे कि हाँ भाई कुछ काम हो रहे हैं जी। और साहित्य के भी काम हो, कला के भी काम हो, संस्कृति विषयक काम भी हो और एक सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य राज्य का बने और एक पहचान बने, साहित्यिक पहचान बने, सांस्कृतिक पहचान बने राज्य की और भाषाई पहचान बने। क्योंकि इन सब पहचानों के बिना जो है राज्य जो है वो राज्य का वो स्वरूप सामने नहीं आ पाएगा, पूर्ण स्वरूप जिसको हम कह सकते हैं। तो इसलिए हम अनुरोध करेंगे कार्यकारिणी के यहाँ के सदस्यों से भी कि इस तरह के कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाई जाए और नियमित रूप से ये कार्यक्रम हो और नियमित रूप से पुरस्कार लेखकों को, वो पुरस्कार कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। जिनको पुरस्कार नहीं, अब हिमांशु जोशी जी हैं उनको कोई पुरस्कार नहीं मिला आज तक, लेकिन इधर परवर्ती समय में कई लोगों को पुरस्कार मिल गया। कई लोग ऐसे हैं जो हमारे ऐसे रचनाधर्मी लोग हैं जो बिना पुरस्कार के इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन कई इधर जो अन्य लोग हैं उनको पुरस्कार या पद्मश्री या जो भी आप कहें वो भी मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे रचनाकार इस तरह के हैं कि निरंतर चरैवेति रचना करते जा रहे हैं। पुरस्कार मिले ठीक है, न मिले तो भी ठीक है। जी प्रोफेसर पोखरिया, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो रचनाकार है, जो लेखक है, जो साहित्यकार है, वो किसी सम्मान या पुरस्कार के लिए नहीं लिख रहा है। उसको तो लिखना है, ठीक ऐसे ही जैसे उसको सांस लेना ज़रूरी है वैसे ही लिखना भी ज़रूरी है। और जाहिर सी बात है उसका उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको सम्मान मिले न मिले। असली बात तो ये है कि लेखक अपनी रचनाओं के ज़रिए जिंदा रहता है, रचनाओं के ज़रिए वो आने वाले समय में याद किया जाता है। थोड़ा सा फिर मैं विषयांतर करता हूँ कि आजकल इन दिनों क्या कर रहे हैं, क्या लिख पढ़ रहे हैं, संक्षेप में। ये बड़ा प्रश्न ये है। अवकाश प्राप्त के बाद कुछ तो साहित्य अकादमी के सदस्य के नाते कुछ काम करता हूँ छोटे मोटे। एक ग्रामालोक कार्यक्रम साहित्य अकादमी ने बड़ा अच्छा चलाया है। हमने अभी इधर ही विगत कुछ दिनों पहले गरुड़ के सिल्ली ग्राम में ये ग्रामालोक कार्यक्रम चलाया। तो इसका उद्देश्य ये है कि जो गांव के जो प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं, जिनको किसी अन्य क्षेत्र में कहीं पर अवकाश नहीं मिलता अपनी बात रखने का, तो उनको एक मंच दिया जाए और गांव की जो प्रतिभाएं हैं, क्योंकि प्रतिभाएं केवल शहरों का ठेकेदारी नहीं है कि प्रतिभाएं शहरों में ही पैदा हों या शहरों में ही उत्पन्न की जाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी प्रतिभाएं हैं, सक्षम लोग हैं, रचनाकार हैं,
चूँकि अपनी रचना से तो हर कोई प्यार करता है, जी जी, अपनी कृति से हर कोई प्यार करता है। तो जी। ग्रामालोक जैसे कार्यक्रम हमने प्रारंभ किए हैं एक, और कुछ मैंने पुराने काम छोड़े हुए थे। जी। कुमाऊनी बोली कोष था, बोलियों के कोष बनाने की बहुत ज़रूरत है। प्रोफेसर पोखरिया सर, आपके अंदर जितनी ऊर्जा है और जो आपकी चेतना है वो अगर प्रस्फुटित हो तो उसके लिए तो कोई सेवानिवृत्ति जैसी स्थिति हाँ, बाधक नहीं बनती है। जी जी। बहरहाल बहुत कुछ बातें हैं जो हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन समय की अपनी एक सीमा है। जी, बहरहाल इस पूरी बातचीत के लिए आप साहित्यिकी के मंच पे आए, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये थी हमारी आज की साहित्यिकी। बहुत बहुत अगली बार किसी नए विषय के साथ कुछ नए मेहमानों को लेकर आपके बीच आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।